नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम 1 महीने में करना होगा ये काम। दोस्तों, क्या है अल्टीमेटम आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अनाज नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों लोगों ने किया बिहार में बवाल, अधिकारियों के साथ हुई हाथापाई। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बिहार का, जहां पर कांग्रेस की मांग है कि शराबबंदी कानून वापस ले नीतीश सरकार, करोड़ों का बिहार को हो रहा है नुकसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश की सरकार टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम 1 महीने में करे ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस क्रम में तेजस्वी ने नीतीश सरकार के 1 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज 1 महीना हो गया है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री, विधायक वाली बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार की कार्यशैली, मुख्यमंत्री और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई और रोजी रोटी और स्थायी नौकरी जैसे जनसरोकारी मुद्दों आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। आरजेडी नेता ने 1 और महीना देने की बात कहते हुए आगे कहा, चोरी की इस नई नवेली सरकार को 1 महीने का समय और दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश में फैली रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने, प्रशासन के कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में स्थापित बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप रहने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष के तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण वाजिब सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता। उन्होंने आगे लिखा, अगर विपक्ष का जवाब देने में किसी प्रकार की बची कुची प्रतिष्ठा का क्षरण होता है तो आप अपनी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी, उनके मंत्री और जनप्रतिनिधियों की शंकाओं का ही लोकहित में जवाब दे दीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अनाज नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों लोगों ने किया बवाल, अधिकारियों के साथ की हाथापाई। जी हां दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे जाम कर बवाल काटा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला अनाज नहीं मिलने और अधिकारियों के मनमाने रवैये से नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इधर घटना की सूचना पाकर घंटों बाद अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए और अधिकारियों से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत किया। मामला हाजीपुर सदर अनुमंडल के अंदरवाड़ा पंचायत का है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और हाजीपुर एसडीएम ने पंचायत के सभी 5 डीलरों को बारी बारी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में पिछले महीने से पूरे पंचायत के लोगों को अनाज के लिए दूर के पंचायत जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत डीलरों को बर्खास्त करने के लिए अधिकारियों ने जिस शिकायत को आधार बनाया था वो शिकायत ही फर्जी है। कालाबाजारी के मुफीद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने पूरे पंचायत में अनाज का वितरण बंद कर दिया और दूसरे पंचायत से अनाज लेने की व्यवस्था कर दी। इधर इस संबंध में हाजीपुर के मार्केटिंग ऑफिसर कुंदन कुणाल ने कहा कि लोगों की शिकायत मिली है, जल्द ही इस पंचायत में अनाज मिलने की व्यवस्था की जाएगी, किसी को दूसरे पंचायत में नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, कांग्रेस ने की मांग, शराबबंदी कानून वापस ले, नीतीश सरकार, करोड़ों का हो रहा नुकसान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि या तो शराबबंदी कानूनों में संशोधन लाया जाए या इसे वापस लिया जाए। शराबबंदी को नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल बताते हुए शर्मा ने कहा, इसके पीछे सोच सही थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी सराहना की, लेकिन इसका कार्यान्वयन सही नहीं है। शराबबंदी से जुड़े कड़े कानून के बावजूद बिहार में शराब का व्यापार और तस्करी फल फूल रही है। वर्तमान में माफिया ज्यादा कीमत लेकर उपभोक्ताओं को शराब की होम डिलीवरी कराने की पेशकश कर रहे हैं। कार्यान्वयन सही तरीके से न होने से पुलिस और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और बेरोजगारी के कारण युवा अवैध कारोबार में आ रहे हैं। अजीत शर्मा ने आगे कहा, शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को भी हर साल कई करोड़ का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बता दें कि इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कानून में संशोधन के लिए अपना मत व्यक्त किया था। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, शराबबंदी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
के इस बड़े फैसले से आधी आबादी प्रसन्न है। जब ऐसा कानून वापस लिया जाएगा तो उन्हें दुख होगा। इसने कई अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या शाहीन बाग के हाल पर किसान आंदोलन को भी छोड़ देना चाहती है सरकार? जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। सरकार और किसानों के बीच की अब तक हर बातचीत भी बेनतीजा ही रही है। ना तो सरकार कानूनों को वापस लेने का संकेत दे रही है और ना ही प्रदर्शनकारी जल्द धरना छोड़ने का मन बनाते दिख रही है। अब सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह किसान आंदोलन कितना आगे तक जाएगा। इस बीच सरकारी सूत्रों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को भी शाहीन बाग आंदोलन की तरह ही आगे तक जाने देगी, जब तक यह आंदोलन अपने आप समाप्त ना हो जाए। यह सभी को अच्छे से याद होगा कि पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सामने मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग और शाहीन बाग समेत दिल्ली के करीब 14 जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हुए थे। इनमें से शाहीन बाग का धरना काफी प्रसिद्ध हो गया था। शाहीन बाग में धरना करीब 101 दिन चला था और इसे देश का अब तक का सबसे लंबा धरना बताया जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अपना कोई विरोध जाहिर नहीं किया था, ना ही इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया था। यह धरना कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च को अपने आप खत्म हुआ था। इसी तरह यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब तक यह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है तब तक उसे ऐसे ही चलने दिया जाएगा, जैसा कि शाहीन बाग धरने के समय किया गया था। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि सरकार यह बिल्कुल नहीं मानती कि यह किसान आंदोलन देश भर के किसानों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों का विरोध मुख्य रूप से पंजाब के किसान ही कर रहे हैं, जो राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब फैसला प्रदर्शनकारियों को लेना है कि वे इस आंदोलन को और कितना लंबा खींच सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में शामिल संत बाबा राम सिंह आत्महत्या मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई है। कहा जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बुधवार देर रात ट्वीट कर घटना को दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली की सीमा पर पिछले 21 दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आज संत बाबा राम सिंह जी ने नानकसर सिंगरा वालों की किसानों के समर्थन में खुदकुशी की खबर बेहद दुखद। उन्होंने दुखी होते हुए अपनी जान दे दी। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि पता नहीं केंद्र की मोदी सरकार कब नींद से जागेगी, किसान विरोधी इन काले कानूनों को कब वापस लेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर आज होगी खाप महापंचायत, 150 गांव से पहुंचेंगे नेता। जी हां दोस्तों, 22 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में आज एक नया मोड़ आ सकता है। किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापों की महापंचायत बुलाई है। तकरीबन 150 गाँव से यहाँ पर अलग अलग खाप के नेता पहुँचने वाले हैं। 3 हफ्ते से ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर गाँव से पहुंचकर लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहां पर खाप पंचायत चलती है। इस महापंचायत में बालियान खाप के 84 गांव, देश खाप के 84, गटवाला खाप के 52 गांव, बत्तीसा खाप के 32 गांव, अहलाबाद खाप के 11 गांव और चौगामा खाप के 4 गांव के नेता शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के मेरठ प्रमंडल के उपाध्यक्ष रविंद्र धोराजिया बताते हैं कि सरकार खाप नेताओं को आने से रोक टोक कर रही है। कई जगहों पर हाईवे पर पुलिस बल हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली और किसानों के वाहनों को रोक रहा है। फिर भी बड़ी संख्या में किसानों और खाप नेताओं के आने की संभावना है। खाप पंचायत गुरुवार को दोपहर बाद शुरू होगी, जो शाम तक चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा के खाप पंचायत भी एक महापंचायत आज कर सकते हैं। किसान नेताओं की माने तो महापंचायत का रोल किसान आंदोलन को समर्थन भर देने का है, उनके नीति निर्देशन का नहीं। आगे की रणनीति तो किसान नेताओं के द्वारा ही तय की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर घिरी नीतीश सरकार, 100 करोड़ रुपए के गबन का एक और मामला आया सामने। सृजन स्कैम से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों,
बिहार बहुचर्चित सृजन घोटाले से जुड़ा लगभग 100 करोड़ का एक और घोटाला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में राज्य की नीतीश सरकार ने संज्ञान लिया और गृह विभाग के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही भागलपुर में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद गृह विभाग इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप देगी। बता दें कि पहले के घोटाले की भी जांच सीबीआई के ही जिम्मे है और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई और कईयों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने डीएम को पत्र भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें निर्देश दिया गया है कि पहले SC/ST डिपार्टमेंट या डीएम के स्तर से शिकायतकर्ता नामित किया जाएगा। इसके बाद भागलपुर जिला पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज होते ही उसकी प्रति प्राप्त कर सीबीआई को जांच के लिए गृह विभाग प्रस्ताव भेज देगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सृजन मामले में महालेखाकार लेखा परीक्षा दल ने वर्ष 2007 से 2017 के बीच की अवधि का विशेष ऑडिट किया था। इसमें 99,88,69,830 रुपए के अतिरिक्त गबन का पता चला। इस पर डीएम ने इस संबंध में इसी वर्ष 6 मार्च को मुख्यालय को पत्र भेजा। इसी पत्र के आधार पर SC/ST कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है ताकि इस मामले की भी सीबीआई जांच करवाई जा सके। बता दें कि सरकारी खातों से करोड़ों के घोटाले के सृजन मामलों की प्राथमिकी दर्ज होने की शुरुआत 7 अगस्त 2017 को हुई थी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश 18 अगस्त 2017 को की थी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच से संबंधित अधिसूचना उसी महीने की 21 तारीख को जारी की। 26 अगस्त 2017 को सीबीआई की टीम भागलपुर पहुंची। इसके साथ ही सीबीआई के जिम्मे प्रखंड कार्यालयों के खातों से हुए घोटाले के केस सौंपे गए। 3 साल बाद अब लगभग 99 करोड़ के गबन के नए मामले का पर्दाफाश हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी को मांझी ने दिया भावुक जवाब तो बिहार की सियासत में हुई हलचल। जाने क्या चल रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी 2 दिन पहले उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। 76 साल के मांझी के कोविड से इन्फेक्टेड होने के बाद उनके लिए कई लोग दुआएं कर रहे हैं कि वे जल्द स्वस्थ होकर फिर अपने सामान्य जीवन में लौट आएं। इसी क्रम में अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनके ठीक होने की कामना की है। इस पर मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में तेजस्वी को पुत्र समान बिहार का युवा नेता बना दिया। जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या चाहते हैं मांझी? सियासी गलियारों की चर्चाओं के अनुसार मांझी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं जो बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के तहत है। दरअसल इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात भी कही थी। फिर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की बात कर भी अपनी इसी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया था। इसके पहले बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जेडीयू से तालमेल कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। गौरतलब है कि हम नेता जीतन राम मांझी अब तक 3 बार पाला बदल चुके हैं। जेडीयू से एनडीए और फिर महागठबंधन में गए, फिर एक बार एनडीए में शामिल हैं। राजनीतिक मामलों को जानकार वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। कट्टर दुश्मन दिखने वाले 2 दल किसी खास मकसद से प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के डूंगरपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के चुनाव में तब दिखा था जब कांग्रेस के समर्थन से बीटीपी को हरा भाजपा ने अपना जिला प्रमुख बनाया था। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार काफी कम बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में आधा दर्जन विधायकों के इधर उधर होने भर से ही सत्ता का गणित बिगड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का असर, अब नेपाल के किसान भी सरकार के खिलाफ उतरे सड़कों पर। जी हां दोस्तों, भारत के किसानों की तर्ज पर नेपाल के गन्ना किसान भी राजधानी काठमांडू आकर जम गए हैं। अपने गन्ने के वाजिब मूल्य की मांग करते हुए इन किसानों ने रविवार से यहां डेरा डाला हुआ है। उन्होंने यह कहते हुए सरकार से कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया है कि उनके गन्ने का मूल्य वाजिब मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और वे सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे। मंगलवार को गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने कुछ दूसरे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करें। इस बारे में पत्रकारों के पूछने पर थापा ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि किसी तरह की कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कानून के अनुरूप की जाएगी। इसे करना स्थानीय प्रशासन का काम है। वकीलों का कहना है कि मिल मालिकों पर धोखाधड़ी का मामला चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर्यवेक्षकों को ये उम्मीद नहीं है कि सरकार इस हद तक जाएगी। इस साल जनवरी में भी गन्ने का वाजिब मूल्य पाने के लिए
किसान आंदोलन पर उतरे थे, तब गृह मंत्रालय ने किसानों का हिसाब न चुकाने वाले गन्ना मिल मालिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन असल में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसान संगठनों ने मंगलवार की बैठक के बाद आए सरकारी बयान को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपना शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनके बकाये का भुगतान नहीं हो जाता। इसके पहले सोमवार और फिर मंगलवार को किसानों ने उनकी मिल मालिकों के साथ बैठक कराने की सरकार की पेशकश ठुकरा दी थी। किसान खासकर उद्योग और वाणिज्य मंत्री लेखराज भट्ट के इस बयान से नाराज हो गए हैं कि मिल मालिक आंदोलनकारी किसानों को वास्तविक किसान नहीं मानते। भट्ट ने कहा था कि मिल मालिकों की राय में ये आंदोलन बिचौलिए चला रहे हैं। मंगलवार को अन्नपूर्णा शुगर मिल नामक एक चीनी कारखाने ने भी एक बयान में कहा कि इस आंदोलन में बिचौलियों की भागीदारी है। किसान नेताओं ने ऐसे बयानों को आंदोलन के चरित्र हनन की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में किसानों से सहानुभूति रखने वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि ऐसे आरोप लगाए जाने से दोनों पक्षों के बीच भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। इससे हालत और पेचीदा हो गई है। खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरलाही स्थित अन्नपूर्णा शुगर मिल पर किसानों का 17 करोड़ रुपए का बकाया है। नवलपार से स्थित इंदिरा शुगर मिल पर 4 करोड़ 70 लाख, लुम्बिनी शुगर मिल पर 8 करोड़ और श्रीराम शुगर मिल पर 35 करोड़ रुपए बकाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने कहा, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर बीजेपी ने देश में फैलाया कोरोना, अब वैक्सीन फ्री देने की कर रहे बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना कैसे फैला इसका राज आरजेडी ने आज खोज निकाला है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर देश में कोरोना फैलाया है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजनीति। तिवारी ने कहा कि देश में कोरोना फैलाकर अब बीजेपी के नेता कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अब तक नहीं आया, उसका पैसा फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी से ही उसे फ्री में देने की बात कर रही है। कोरोना वैक्सीन और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है। तिवारी ने कहा कि जिस विभागों में पद खाली हैं उसको भरा नहीं जा रहा है, सिर्फ युवाओं को 10 लाख रुपए रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अमित शाह ने कह दिया कि यह तो जुमलेबाजी है। तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के वादे पर बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। तिवारी ने कहा कि बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर नेता कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम की है, एक इंजन ट्रक का है तो दूसरा इंजन स्कूटर का है, ऐसे में कोई इंजन काम नहीं कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया बोले, यूपी के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल की चुनौती स्वीकार है, 22 को आ रहा हूं, बताइए कहां डिबेट करनी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि वह अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे और वहां दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा स्कूलों की स्थिति सुधारने के विषय पर बहस करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को राज्य के स्कूलों का दौरा करने का आमंत्रण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद राज्य सरकार शिक्षा और बिजली जैसे मुद्दे उठा रही है। सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शिक्षा के मॉडल पर खुली चर्चा करने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह अगले सप्ताह चर्चा में भाग लेने लखनऊ आएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद यूपी के मंत्रियों ने हमें शिक्षा पर चर्चा के लिए बुलाया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और अगले मंगलवार को लखनऊ जाकर दिल्ली और यूपी के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करूंगा। सिसोदिया ने कहा, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आपके द्वारा किए गए काम को देखने के आमंत्रण को भी मैं स्वीकार करता हूं। आप ऐसे 10 स्कूलों की सूची बना सकते हैं जहां 4 साल में भाजपा सरकार ने सुधार किया है, जहां परीक्षाओं के नतीजों में सुधार हुआ है, बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया है। मैं ऐसे स्कूलों में आपका काम देखना चाहता हूं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए गए काम की तारीफ उत्तर प्रदेश की हर गली में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर साझा की जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए कामों की आलोचना की और कहा कि यूपी सरकार ने महामारी से निपटने में बेहतर काम किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, योगी जी को सोते जागते उठते बैठते दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। योगी जी, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी के गली मोहल्लों में हो रही है। आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते। बाकी मनीष जी 22 दिसंबर को आपके मंत्री के आमंत्रण पर डिबेट करने लखनऊ आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की दिक्कतों व जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है केंद्र सरकार, गहलोत।
जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह जनता की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है। गहलोत ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 15 दिन के अंदर सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकारी लोगों की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर किस हद तक असंवेदनशील है। उन्होंने लिखा है कि इस आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय में भी राज्य सरकार लोगों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानियों और अधिक बढ़ा रही है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने कहा कि औद्योगिक जगत, सीआईआई और एसोचैम ने किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई है। पहले से ही बेपटरी हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। किसान स्वयं इसी सर्दी के समय में सड़कों पर कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने और इस गतिरोध को दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं होता दिख रहा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।